कल बेटी ने मेरे को सूचना दी जब मैं मार्केट में था कि पापा जी मेरा गेट का रिजल्ट आया है और पेपर पास हो गया। तो मेरा एक ही जवाब था। क्या जवाब था बेटे? तब तक कहीं नहीं थी, हो जाएगा। और पेपर तो बेटे हो ही जाएगा। सबसे इंस्पायरिंग पर्सन कौन है? पापा। पढ़ाई छोड़कर सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? खेलना, तंग करना बहन को कि अगर मैं जिद लगा लूँ ना ये चीज़ करनी है तो कहते हैं कर तू, कर ले, खुश रह। पढ़ना तो पड़ेगा, हंस के रोके कैसे मर्जी, पढ़ाई है सब कुछ, पढ़ना तो पड़ेगा। ये सब कर रहे हो, बिल्कुल असंभव सा लगता है, संभव कैसे कर पाए? जैसे हमारे एनुअल एग्ज़ाम मार्च में होते हैं, मेरे एनुअल सितंबर में हो जाते हैं। बेटी मेरी बड़ी हो रही थी, बेड के ऊपर सोती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरी बेटी इतनी लंबी हो गई। एकदम बेटी ने इतनी हाइट निकाली थी, मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी की हाइट 6 फुट हो जाएगी। यदि पिताजी जितने स्ट्रिक्ट होंगे बच्चा उतनी तरक्की करेगा। माँ का प्यार चल जाता है, पिता का आसक्त होना बहुत जरूरी। हम 7 ब्रदर हैं और भी मेरे भतीजे भतीजी हैं बहुत, वो भी मेरे पास पढ़ते थे। मैं उनके पास प्रति टाइट था, तो मेरी टाइटनेस उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने मेरे स्कूल को छोड़ दिया, डीएवी और आरकेएसडी को चुना। वो इतना कामयाब नहीं हो पाए जितना कि आज मेरी बेटी कामयाब है। नमस्कार दोस्तों, मेहनत, लगन और सही माइंडसेट से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मेरे साथ आज कैथल की बेटी है जिन्होंने 9 साल की उम्र में 10वीं और 11 साल की उम्र में 12वीं कर ली थी। 19 साल की उम्र में गेट का एग्ज़ाम पास कर लिया और पूरे इंडिया के अंदर 556वां रैंक हासिल किया है। पूरे हरियाणा के लिए और देश के लिए गर्व की बात है। तो हमारी बहादुर बेटी है, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और उनके साथ पिताजी आए हैं, तो आपका भी स्वागत है। ये सब कर रहे हो, बिल्कुल असंभव सा लगता है, संभव कैसे कर पाए? सर जब हम कुछ करने की एक तो विल पावर होती है ना, और साथ में जब आपके राइट पर्सन्स का सपोर्ट होता है, पेरेंट्स होते हैं, आसपास अच्छा फ्रेंड सर्कल होता है, अच्छे लोग होते हैं मोटिवेट करने वाले, तो इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। 9वीं क्लास में आपने 10वीं की थी, मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया था। हाँ जी। तो कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि अगर बात करें तो बच्चा 4 साल या 5 साल का ही स्कूल में जाता है। जब मैं 9 साल की थी मेरी 10th क्लियर हो गई थी विद मेरिट। ओके। तो इसके लिए क्या था कि बोर्ड से स्पेशल परमिशन ली थी कि द स्टूडेंट इज़ कैपेबल और वो करना चाहती है और वो कर सकती है। तो इसके लिए काफ़ी फिजिकल टेस्ट वगैरह भी देखे गए कि क्या प्रेशर तो नहीं है बच्चे पे पढ़ाई का, क्या उसको बर्डन तो नहीं फील हो रहा। जब वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हुई कि नहीं ठीक है इट्स नेचुरल, तो मुझे परमिशन मिली एग्ज़ाम में बैठने की। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिए। आपने बहुत कुछ, क्योंकि एक नया पोर्टल ही लॉन्च करवाना पड़ा होगा आपको। तो बिल्कुल नया पोर्टल लॉन्च करवाना, क्योंकि ऐसे पहली ऐसी बच्ची होगी जिन्होंने 9 साल की उम्र में 10वीं कर ली। तो फिर कितना कुछ आपका संघर्ष रहा, और आपकी बेटी ये सब कैसे कर रही है? एक्चुअली में क्या है कि ऑनलाइन सिस्टम था उस टाइम में। जब बेटी 9th क्लास में थी, 9th क्लास में एनरोलमेंट जाते हैं, और मेरा स्कूल है, मैं स्कूल संचालक हूँ, एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालक हूँ। तो जैसे मैं मेरे स्कूल में बेटी ने सारी एजुकेशन प्राप्त की है, नर्सरी से 12th तक, या आफ्टर दैट वो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में नहीं गए हैं, उसको मैंने पूरा सपोर्ट किया है। और घर बैठे ही अपर क्लासेस की स्टडी भी उसने पास की है और विद मेरिट की है। और उसने जैसे एम ए इंग्लिश की, उसमें भी बेटी की 5th पोजीशन आई थी इंग्लिश के अंदर भी। इंग्लिश MA कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। ओके। और बेटी का जब 9th में मैंने एनरोलमेंट डालने लगे तो पोर्टल ने नहीं उठाया। उस पर मैंने सेक्रेटरी साहब से पर्सनल नंबर लेके बात की। पहले सेक्रेटरी साहब ने मेरे बारे में पूरा जाना कि मैं किस टाइप के किस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जी। तो जब मैंने उनको बताया कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मेरा ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी है और मैं वहाँ का प्रिंसिपल हूँ, तो उन्होंने मेरे से अपनी प्रॉब्लम पूछी। तो मैंने बताया सर प्रॉब्लम ये है कि बच्चा टैलेंटेड है और वो एग्ज़ाम देना चाहता है 9th क्लास के, पर पोर्टल के अंदर उसका एनरोल नहीं हो पा रहा। तो सर ने कहा कि नहीं होगा। मैंने कहा सर क्यों नहीं होगा? कहते एज बहुत कम है। मैंने कहा सर क्या ऐसे कोई रूल बने हुए हैं जी कि जिसके अंदर बच्चा कम एज के अंदर 9th में एनरोल नहीं हो सकता? तो उसकी एक कॉपी मुझे उपलब्ध करवा दीजिए, मैं आपके पास उसके चार्ज भेज देता हूँ जी। या फिर बच्चे का एनरोलमेंट कीजिए, अन्यथा जब आप दोनों काम नहीं कर पाओगे तो मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। जी।
तो उन्होंने मेरे से 1 घंटे का टाइम मांगा और कहा कि हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप, 1 घंटे के बाद हम बैक कॉल करते हैं। तो मेरे पास 1 घंटे के बाद बैक कॉल आई। जी तो सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हमने ना इस विषय में अर्जेंट मीटिंग बिठाई है और अभी फैसला नहीं हो पाया है, हमें 1 घंटे का टाइम और चाहिए। जी तो वो 1 घंटे के बाद फिर राइट टाइम पे मेरे पास कॉल आई कि अभी डिसीजन नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम और चाहिए, आधा घंटे का। जी तो आधे घंटे के बाद फिर कॉल आई तो उन्होंने डिसाइड किया कि एनरोलमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं था कि बच्चे को कम एज के अंदर एनरोल ना करने दिया जाए। हायर लिमिट तो थी, लोअर लिमिट नहीं थी। तो उन्होंने साइट को चेंज कर दिया, अपडेट किया और मेरे पास मैसेज आया कि अब 2 घंटे के बाद हम साइट अपडेट कर रहे हैं, जी आप बच्चे का एनरोल करें। और एक बार जब बच्चे का 9th में एनरोल हो गया जी तो आगे की सारी समस्याएँ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो लड़ाई सिर्फ 9th क्लास में 9th ज़्यादा क्लास आई है, उसके बाद जो अपर क्लासेज में करनी तो पड़ी है लड़ाई, पर इतनी नहीं करनी पड़ी क्योंकि 9th में एनरोल हो गया, उसके बेस पे 10th में रोल नंबर होगा। तो मैं डाल चुका, अपील डाल चुका कि जब 9th में एनरोल हो सकता है बच्चा, 10th में रोल नंबर क्यों नहीं जा सकता, फॉर्म क्यों नहीं भरे जा सकते। तो वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होती गई। इसी तरह से MA में जब बेटी ने किया जी वहाँ में भी एज लिमिट प्रॉब्लम आई, बल्कि एक और अब एज लिमिट प्रॉब्लम आ रही है जी कि बेटी ने पिछले महीने ही ना नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पास किया है ओके और उसकी हमें किसी को जानकारी भी हमने नहीं दी उसकी। और अभी तुरंत जैसे ही बेटी का नेट पास हुआ तो हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ गई जी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बेटी के नेट पास होते ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है और बेटी कामयाब हो जाएंगी। पर वहाँ पे एज लिमिट 21 लगी हुई है, हाँ 21 की एज है। मैंने अपने कैथल के CGM से बात की, किस तरह ऐसी बात है जी कि बेटी की उम्र 19 है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट है, MA है, नेट क्वालिफाई है, हर चीज़ वो सेटिस्फाई है, हर कंप्लीट करती है, फुलफिल करती है, परंतु उसको क्यों रोका जा रहा है। तो CGM साहब बोले कि ऐसा है, सर्विस बुक के अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जी कि हम एज को 21 की बजाय कम करें, 18 करें, 19 करें, हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है, ये केवल राज्यपाल सर कर सकते हैं। तो हमने एक मेल राज्यपाल सर के पास भी भेज दी है कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो जी। ताकि इंटेलिजेंट बच्चे को समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर्स मिनिमम एज में वो काबिल बच्चा बन पाए। अब देखो सरकार इसकी तरफ कोई स्टेप लेती है कि नहीं लेती है, उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। तो क्लास फिर दो आपने की, जैसे 10वीं तक की, कैसे? लाइक जैसे हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमारी स्टार्टिंग होती है A to Z सिखाते हैं, अ से अनार, आ से आम सिखाते हैं। तो नॉर्मली एक बच्चा उसको कवर करने में 1 साल लेता है। हाँ तो जब मैं नर्सरी में थी तो मेरा वो ऑलमोस्ट 6 मंथ में कंप्लीट हो गया था। कितने साल के थे आप नर्सरी में? आई थिंक वही जो नॉर्मल बच्चा होता है, ढाई 3 साल की होंगी मैं। ओके तो उस टाइम वो जल्दी कंप्लीट हो गया था 6 महीने में। तो मैम ने बात की आगे हेड से कि सर इसका जल्दी हो गया, इसको आगे प्रमोट कर दें क्या LKG में, या उस टाइम LKG UKG हाँ। नहीं था, KG ही था। तो KG भी हो गई 6 मंथ में कंप्लीट, फिर ऐसे ही फर्स्ट सेकंड इकट्ठी हो गई 6 मंथ हाँ। में, फिर थर्ड ऐसे पूरी 1 साल में करी, फोर्थ फिफ्थ फिर 6 मंथ में हो गई, फिर सिक्स्थ भी 1 साल में करी। ओके मतलब कुछ क्लासेस जिसमें लगा कि 1 साल पूरा चाहिए करने के लिए वो पूरी 1 साल में की, जिसमें लगा कि 6 मंथ में कर पा रही है। तो जैसे हमारे एनुअल एग्ज़ाम मार्च में होते हैं, मेरे एनुअल सितंबर में हो जाते थे। ओके हाँ, तो वो ऐसे 6 महीने में कवर करके उसको ये ऐसे किया आपने? हाँ, मैं जब तो ये 8 साल की थी तब 9th में थी मैं। तब आप 9th में थे, हाँ जी। और जब आप 9 साल के हुए तो आपने 10th पास कर हाँ ली जी। थी। तो फिर ये आपका भी फ़ायदा मिला, क्योंकि एक घर का स्कूल कहें, एक गाइडेंस मिलती रही साथ के साथ। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मेरी सोच एक ये थी कि जब बेटियाँ 23 की एज में, ऑलमोस्ट 23 की एज में MA कर पाती हैं और उसके बाद मम्मी पापा को एक चिंता हो जाती है कि बेटी यंग हो गई है, उसकी मैरिज कर दी जाए, और आगे की पढ़ाई को रोककर माँ बाप की इच्छा रहती है कि जिम्मेवारी को ख़त्म कर दिया जाए, भाई आगे बेटी पढ़ती रहेगी, जैसा करेंगे आगे ससुराल वाले परिवार वाले करेंगे। मेरी सोचती कि यदि बेटी ना कम एज के अंदर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर पाती है, टैलेंटेड बेटी है, तो इसको लंबा अवसर मिल जाएगा आफ्टर मैरिज तक का। जी अब जैसे बेटी ने 19 की एज में गेट पास कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर पास कर दिया, अब जो बेटी है सोच रही है कि मैं UPSC की तैयारी करूँ, एक टाइम मिल गया है बेटी को, क्योंकि अभी इतनी जल्दी नहीं है कि 19 साल में बेटी की मैरिज कर दी जाए। हाँ तो 25 तक भी मैं उम्मीद करता हूँ कि भी दूर नहीं है, 25 में मैरिज कर दें तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो जो एक अवसर मिल गया हमारे पास, बेटी के पास भी अवसर है, मेरे पास भी अवसर है, तो इसको देख के मैं उम्मीद करता हूँ कि
इसलिए मैंने ये स्टेप लिया था कि बेटी की एजुकेशन एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो, ज़्यादा अच्छा है। तो ये पहले स्टेप, क्योंकि ये बिल्कुल असंभव काम को आपने संभव किया है, तो फिर पहले ही सोच लिया था ये ये चीज़? हाँ, स्टार्टिंग में मैंने माइंड बना लिया था कि मैं ऐसा ही करूँगा। यदि बेटी मेरी टैलेंटेड है और वो साथ साथ सहयोग दे पा रही है तो मैं एज सुन एज उसी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करूँगा। तो फिर ये कोई आपने देखा था ये चीज़ें, या फिर कैसे माइंड में कैसे बस आई, या मेरे फिर माइंड भगवान में से? तो जो मैं लोगों का देख रहा था, कुछ टैलेंटेड बच्चे थे हमारे पास, लड़कियां थी आसपास, हाँ और जब वो कुछ करना चाह रही थी तो पेरेंट्स उनकी मैरिज कर देते थे। हाँ और मैरिड लाइफ के अंदर वो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती थी आफ्टर मैरिज, क्योंकि दो परिवारों का उसके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती थी, और तो वो आगे कुछ नहीं कर पाती थी, उसी जिम्मेवारी में दब के रह जाती थी। तो अवसर नहीं मिल पाता था जो अवसर चाहिए होते था बच्चे को। तो ये जो परिस्थितियाँ मैंने देखी थी, उसी टाइम स्टार्टिंग में मैंने जज कर लिया था जब बेटी पैदा हुई थी कि मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ नया करूँगा। सृष्टि का खेलने का टाइम कब मिलता है, क्योंकि आपने तो पढ़ाई की है, खेलने कब हो? नहीं सर, मेरा नेचुरल टाइम ही रहता है। स्टडी टाइम मेरा 7 to 8 आवर्स ही जाता है मैक्सिमम। ओके। कभी कभार लकीली 9 आवर्स चला जाता है। टाइम मेरा वही नॉर्मल रहता है। अलग चीज़ क्या है कि मुझे चीज़ एक बार पढ़ के याद हो जाती है। मैक्सिमम मैं 2 बार रिवीजन करती हूँ तो वो मेरे माइंड में रहती है। माइंड में रहती है। हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। ओके। तो यही रीज़न है बस, वरना मेरा स्टडी टाइम सेम ही रहता है। Same ही शेड्यूल मेरा नॉर्मल ही है जो। तो बच्चे सभी ऐसे हैं या फिर सृष्टि का ही इतनी इंटेलिजेंट है? एक्चुअली में क्या है, सृष्टि का ज़्यादा इंटेलिजेंट। कौन घर पे मेरे कौन परिवार बच्चे में हैं? 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी सृष्टि का 19 साल की है, हम्म। छोटी बेटी 9 साल की है इससे, ओके। असल लगभग 10.5 साल का गैप है इनका, और एक बेटा है जो अभी 5 साल का है। हम्म। जो छोटी बेटी है वो बड़ी बेटी के कारण वो ज़्यादा चंचल है, उसको खेलने के लिए चाहिए, वो सारा दिन खेलती रहती है, उसके ऊपर जिम्मेवारी इतनी नहीं है, पर वो भी अच्छी बेटी है और समय आने पर वो भी अच्छा करेगी। तो फिर पढ़ाई के लिए कोई खास माहौल तैयार किया गया या नेचुरल चलता था? एक्चुअल में क्या है कि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, स्कूल चला रहा हूँ, मम्मी भी एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, और ऑलमोस्ट मेरा पूरा परिवार, स्कूल के पास ही मेरा मकान है, दीवार से दीवार लगते हुए। तो वहाँ पे हमारा जो माहौल है सारा दिन केवल स्टडी का ही रहता है, और स्टडी के माहौल के अंदर जब बच्चा रहता है तो नेचुरली उसका बेनिफिट बच्चे को मिल जाता है। जब बेटी पैदा हुई तो नर्सरी क्लास में जब दूध पीती थी तब भी स्कूल में रहती थी, तो उसका बेनिफिट बेटी जिस भी क्लास में चली जाती थी घुटनों के बल, तो वहाँ पे उसे केवल एजुकेशन का माहौल ही मिलता था। तो इस तरह से एजुकेशन का माहौल में उस तरह सेटअप होगी कि इस मुकाम तक वो हासिल कर पाए। गेट का पेपर पास हुआ तो फिर कैसा रिएक्शन था आपका? मैं ऑफिस में थी, स्कूल में थी, तो अराउंड 2 बजे मेरे पास मैसेज आता है किसी फ्रेंड का कि गेट का रिज़ल्ट चेक किया। हमने साथ एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे को था भी कि हम साथ में क्लियर करेंगे। तो मैंने उसको बोला 2 मिनट रुक, मैं चेक करती हूँ। तो मेरी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ होगी कि हो जाए। आंसर की मैंने मिलाई थी, और मेरे आंसर की में नंबर जो कट ऑफ जाती है उससे 1 नंबर कम बन रहा था। ओके। तो मेरे को थोड़ा डाइसी था कि कभी ना हो पाए। बट यूट्यूब पे जो रिव्यूज़ आ रहे थे उसमें ये था कि अब की बार कट ऑफ 8-10 नंबर कम जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम लिटरली बहुत टफ था, काफ़ी टफ एग्ज़ाम था। बट वो यूट्यूब वालों की बात पे बिलीव तो होता नहीं है, तो मैंने कहा नहीं यार, कभी रह ना जाए, कभी मार्जिन से ना रह जाए। तो काफ़ी हार्ट बीट तेज़ थी, और मैंने ऐसे चेक किया तो मैंने उसी को कॉल किया वापसी में, क्या हो गया तेरा हुआ? तो नहीं हुआ था उनका। अच्छा, उनका नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा वहाँ अब समझ नहीं आया, खुश हूँ परेशान हूँ। तो फिर मैंने अपनी दीदी को कॉल किया, मेरी बहन है प्रेरणा, उनको कॉल किया मैंने कि दीदी आप कहते थे ना हमेशा मेरे में विश्वास रखते, उनका भी नेट क्लियर है, तो वही हमेशा बोलते थे कि तेरा हो जाएगा, सृष्टि का तू कर लेगी। तो जब मेरा एग्ज़ाम, अभी हमारी 5-6 दिन से बात नहीं हो रही थी, बट शी लिटरली टेक्सटेड मी ऑन व्हाट्सएप, जबकि वो खुद बीमार थे, कि कल तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है और मैं तुम्हें एडवांस में ही कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ। फटाफट से रिजल्ट भेज देना, आते ही मैं स्टेटस लगाऊंगी। तो गर्ली थिंग है ये, स्टेटस लगाते हैं, हम खुश हो जाते हैं, कोई हमारे लिए स्टेटस लगाता था। तो मैंने उनको कॉल किया कि दीदी हो गया। मैंने जस्ट बोला कि हेलो, एंड शी वाज लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। तो वो पहले ही डैम श्योर थी कि ये कर लेगी। तो कट ऑफ जो गई उससे मेरे 4 और 3 7 नंबर ज़्यादा हैं कट ऑफ। 7 नंबर ज़्यादा? हाँ, और मुझे था कि कहीं मैं रह ना जाऊँ, जबकि मेरे कट ऑफ से 7 नंबर ज़्यादा है। और इससे पहले ही 1 मंथ या 2 मंथ पहले कौन कौन से एग्ज़ाम आपने पास किए? सर 2025 इज़ लिटरली अ ब्लेसिंग फॉर मी। जनवरी में मैंने सीटेट, पीआरटी और टीजीटी पंजाबी में क्लियर किए थे। पहले मेरे इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी में क्लियर हैं, पीआरटी टीजीटी दोनों। अब मैंने पंजाबी वाले किए थे। जनवरी में मेरा ये हुआ, तो वहीं किक स्टार्ट हो गया था कि नहीं अब
चल पड़ी गड्डी। तो फरवरी में मेरा नेट हो गया था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी और एडमिशन टू पीएचडी भी। और अब 19 मार्च को ये मेरा अब गेट एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो फिर पढ़ाई आप कहाँ से कर रहे हैं, जैसे मतलब सीख कैसे रही हैं चीज़ें? सर जैसे हम कुछ भी एग्ज़ाम देने बैठते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की डिमांड होती है कि आप सिलेबस देखो और प्रीवियस ईयर पेपर देखो कि क्या उनकी डिमांड है। अब कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं जो फैक्ट पे फोकस करते हैं, आपको उसमें सिर्फ रट्टे लगाने होते हैं। कुछ एग्ज़ाम होते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को फोकस करते हैं, तो आप देखो कि वो क्वेश्चन पेपर जो बनाने वाला है उसकी डिमांड क्या है। जब आप एक बार गो थ्रू कर लेते हो क्वेश्चन पेपर को तो आपको समझ आ जाता है कि हाँ अब मुझे सिलेबस से ये पढ़ना है। तो जब मेरे पास 2 ही पिलर्स रहते हैं, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर। और सेल्फ स्टडी मैं करती हूँ, कोचिंग और ट्यूशन मैंने आज तक टिल टुडे तो नहीं लिया है कोई। ट्यूशन नहीं लिया आज तक? ओके। और मनदीप जी, मेरे स्कूल का कोई बच्चा ट्यूशन भी नहीं पढ़ता है। सबसे बड़ी बात ये है, जितने बच्चे टैलेंटेड, सभी टैलेंटेड बच्चे निकले हैं और ऐसा कोई बच्चा नहीं रहा जिसने 5 स्कूल मेरे स्कूल में व्यतीत किए हों और गवर्नमेंट जॉब ना मिली। आपकी बातें सुन के सर मतलब विश्वास करना पड़ रहा है क्योंकि बच्ची ने वो कर दिखाया है, असंभव को संभव। तो ट्यूशन आप सब पढ़ाते भी हैं, जैसे स्कूल में पढ़ा भी लेते हैं हाँ, बच्चों मैं को? स्कूल में पढ़ाती हूँ। अभी जैसे मेरा एमए इंग्लिश है, अब मैं बताया बीएड है, तो क्वालिफिकेशन सारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो मैं टीचिंग भी करती हूँ। और एक चीज़ है, मैंने साइकोलॉजी की है ग्रेजुएशन में। ओके। तो मुझे काउंसलिंग करना बहुत पसंद है। और स्कूल के में क्या होता है, टीनेज जो होती है, ऑल्दो आई एम ऑल्सो इन इट, मेरा लास्ट ईयर है अभी 19 में, बट स्टिल उस एज में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा हो जाते हैं इधर उधर। उसमें अगर वो पेरेंट्स से शेयर करते हैं तो उनको डांट पड़ती है, और अगर वो किसी बाहर वाले बंदे से शेयर करते हैं तो वो फ़ायदा उठाता है। तो वो एक सेफ स्पेस क्रिएट करने के लिए मैंने अपना नाम ही, मतलब जैसे दीदी बोलते हैं बच्चे, मुझे मैम नहीं बोलते, दीदी बोलते हैं। और वो दीदी के साथ जब वो बहन वाला रिश्ता हो जाता है ना, तो अपनी बहन से आके वो सारी शेयर भी कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे है। और बहुत ओपनली घर की भी बता देते हैं कि माँ से ये प्रॉब्लम आ रही है और दोस्ती में ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ परेशान हूँ, फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है। तो वो आई थिंक वो काउंसलिंग जो होती है बच्चों की, पढ़ाई भी ज़रूरी है ऑफ कोर्स, बट आई थिंक वो मेंटल हेल्थ के लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कौन से क्लास के बच्चों को आप पढ़ा रहे हो फिलहाल? अभी फ़िलहाल मेरे पास 9 to 12 है, उसमें भी मोस्टली मेरा फोकस 10th और 12th पे रहता है, क्योंकि वो बोर्ड की क्लासेस होती हैं। ज़्यादा लेक्चर मैं 10th और 12th के लेती हूँ, बट मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है छोटी क्लासेस पे। साथ में आप पढ़ा रहे हो, साथ में आप तैयारी कर रहे हो हाँ उनके जी, लिए। हाँ जी। रूटीन बताओ पूरे दिन का कैसे कर So, पाते हो? मैं 9 साढ़े 9 उठती हूँ। 9 साढ़े 9 उठते हो आप? हाँ जी। ओके। ठीक है, और 10 साढ़े 10 तक मैं प्रिपेयर होके स्कूल चली जाती हूँ, खाना वाना खा के। ठीक है। उसके बाद फिर स्कूल में रहती हूँ मैं 3 बजे तक, घर आके 4 बजे तक मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर हम खेलते हैं, मेरे भाई बहन हैं जैसे, हाँ। थोड़ा हम एंजॉय करते हैं साथ में, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। और उसके बाद फिर हम मम्मा के साथ थोड़ा डिनर वगैरह बनवा के, और डिनर वगैरह जब हो जाता है तो मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, जब सारे अपने रूम में चले जाते हैं, पैक हो जाते हैं कि अब शांति, अब पढ़ा जाएगा। फिर मेरी पढ़ाई होती है, डिपेंड्स कि कब तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक। अच्छा। 2:30 3, जैसे मैं अभी लास्ट नाइट आई स्लेप्ट ऑन 2:45, तो इसलिए मैं सुबह थोड़ा लेट भी उठी। इसलिए सुबह आप रात को पढ़ते हो? तो सर कैसे संभव है, हर मतलब टाइम निकाल रहे हैं, खेलने का भी टाइम निकाल रहे हैं, पढ़ाने का भी, खुद भी पढ़ने का, कैसे? बेटी ना स्टार्टिंग से ही टाइम, एक्चुअल में मेरे स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते हैं मैं उनको कहता हूँ कि टाइम की वैल्यू को समझो। 1 सेकंड के लिए भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। यदि अब मैं क्या कर रहा हूँ, 1 घंटे के बाद फिर विचार करो कि 4 से 5 हमने क्या किया, कोई टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया, कुछ किया कि नहीं किया। जी। 6 बजे फिर अपने आप में मंथन करो कि 5 से 6 हमने क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, कुछ सीखा, कुछ काम किया, कुछ खेले। तो रूटीन में बच्चों को कैसी आदत डाल दी गई है कि टाइम की वैल्यू को समझो, और उसके हिसाब से सपोर्ट भी करते हैं। जैसे बेटी सारे स्कूल को बेटी संभालती है, मेरा कोई खास रोल नहीं है, हालांकि मैं देख रेख रखता हूँ, बड़ा होने के नाते देख रेख तो करता हूँ, पर मुझे नहीं पता स्कूल के अंदर एजुकेशन बेटी करवा पा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। स्कूल को भी काफ़ी अचीवमेंट दी है बेटी ने, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत अच्छा स्कूल बना रखा है बेटी ने जी। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि मनदीप जी घबराइए, आप देखिए बेटी ने बहुत बढ़िया बना दिया। पहले भी आप आए थे, अब भी आप आओगे, आपको एक डिफरेंट स्कूल लगेगा, क्योंकि सारा स्कूल डिजिटल कर दिया बेटी ने, और सिलेबस डिजिटली है, A to Z काफ़ी अच्छी तरह से बेटी पढ़ा पा रही है। मैं बेटी का केवल सपोर्ट करता हूँ सुबह के टाइम में, जब बेटी 10 साढ़े 10 या जितने बजे स्कूल आती है उस टाइम तक मेरी ड्यूटी रहती है कि मैं देख रेख करूँ स्कूल की,
और बेटी को पता होता है कि पापा जी चले गए हैं स्कूल के अंदर, जी। और आराम से सुबह तैयार होके आती हैं। आफ्टर दैट वो स्कूल को संभाल पाती है। भविष्य में अब क्या सोचा है, क्या बनना चाहते हो आप? सर मैंने सोचा है कि एक बार तो यूपीएससी का ट्राई करना है, अपना बेस्ट देना है, क्योंकि देखो 2 फैक्टर होते हैं, हार्ड वर्क और लक। हाँ। हार्ड वर्क हमारे हाथ में होता है, लक नहीं होता। तो हार्ड वर्क करना है, एक बार तो ज़रूर ट्राई करना है, बाकी जो डेस्टिनी अलाउ करेगी वो एक्सेप्टेड होगा। तो फिर क्या विदेश में पढ़ाई करोगे या फिर यहीं पे चलती नहीं, रहेगी? फॉरेन का तो मेरा कोई प्लान नहीं है। और मैं आई लव माई फैमिली सो मच, तो मुझे तो ये भी नहीं लगता है कि मैं कोचिंग के लिए भी कभी यहाँ से दिल्ली निकल पाऊँगी। हाँ नहीं, एक चीज़ ये भी है देखो, कि जब घर वाले देख रहे होते हैं ना, तो हमें रहता है कि फ़ोन साइड रख के पढ़ ले, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबकी लाइफ में होता है। और जब हम थोड़ा सा घर से निकल जाते हैं ना, तो थोड़ा हम फ्री हो जाते हैं कि चलो अभी थोड़ा फ़ोन चला लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, अब कौन सा घर वाले हैं, कोई डांटने वाला नहीं होता रोक। तो आई थिंक वो फैक्टर भी है। मेरे घर का माहौल काफ़ी स्ट्रिक्ट है और हम सब पापा से डरते हैं, पापा की बात मानते हैं। पापा हैं तो हम फ़ोन फटाफट साइड में रख देते हैं यूज़ करते हुए। तो फ़ोन आप यूज़ करते हो? हाँ मतलब मैं करती हूँ। सोशल मीडिया यूज़ हाँ है, थोड़ा बहुत है। ओके, ये नहीं है कि फ़ोन बिल्कुल बैन कर दिया? नहीं, मैं देखो पढ़ाई कि में सारा कुछ ही पढ़ाई में लगा दिया? पढ़ाई मैंने देखो यूट्यूब से भी करी है। ओके। हाँ, तो फिर उसके लिए फ़ोन तो मुझे चाहिए ही, इंटरनेट तो मुझे चाहिए ही। हाँ हाँ। एक्चुअली बेटी क्या चला रही है फ़ोन पे, वो मेरी या इसकी मम्मी की नज़र में रहता है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। जो बच्चे कम आत्मविश्वास में होते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? सर फेलियर्स ना सबकी लाइफ में आते हैं। मेरा नेट का एग्ज़ाम वैसे ठीक है, मैं बाय गॉड्स ग्रेस मेरे हर एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, बट नेट के एग्ज़ाम मेरा 3rd अटेम्प्ट में हुआ था। और मेरे लिए वो आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उसमें मैंने फेलियर को देखा है। बेशक वो मेरी हेल्थ इश्यूज़ रहे हो, कुछ भी रहे हो, फेल तो फेल है ना, चाहे वो मार्जिन से रहा हो, चाहे कैसे भी रहा हो, 1 नंबर से 2 नंबर से, फेल तो फेल है। फेल तो फेल। उसमें मुझे जो कुछ कंडीशन रही थी, अब बेटी एक बार नेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रही थी, लाडवा पेपर था, उसी में मम्मी बीमार हो गई। पेपर का टाइम लगभग 1:30 बजे का था, 1:30 से शुरू था, 1 बजे तक की एंट्री थी वहाँ पे। तो एग्जैक्ट हम डिसाइड नहीं कर पाए कि उसकी मम्मी को छोड़ के जाए, अकेले ना छोड़ के जाए। तो 12 बजे तक हमारा यही डिसीजन हुआ, हमारे मन में आया कि नेट तो फिर भी आएगा, मम्मी दोबारा नहीं आएगी। पर 12 बजे हमारे को परमिशन मिल गई कि आप जाओ। तो हम 12 बजे जैसे ही यहाँ से गाड़ी से निकले, एकादशी का दिन था, और जो पीपली पुल है उसके नीचे जाम में इस तरह से फंस गए कि हम 10 मिनट लेट हो गए। हमें बिना पेपर दिए बैक आना पड़ा, हमें बैठने नहीं दिया गया, वापस आए। दोबारा से पेपर बेटी का कॉलेज में आया, मैं कुरुक्षेत्र के कॉलेज में आया, वहाँ पे बिल्कुल हम सही गए, सब कुछ सही था। बेटी को एग्ज़ाम टाइम में उल्टियाँ लग गई, जिसके कारण लॉट ऑफ टाइम ख़राब हो गया बेटी का। उसके दौरान वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर तो नहीं पास कर पाई, ओनली पीएचडी के लिए उसने नेट क्वालिफाई कर दिया एट दैट टाइम पे। तो नेक्स्ट टाइम जब बेटी ने नेट पास किया, तब बेटी कह रही थी कि मेरी तैयारी नहीं है पापा जी, मैं नेट देने नहीं जाऊँगी। जी। मैंने कहा बेटे फेल और पास तो होता है, आप ट्राई कीजिए, आपने अप्लाई कर रखा है, आप पेपर में बैठेंगे, क्लियर हो या ना हो वो भाग्य की बातें हैं। तो बेटी मेरी बात को किसी को मोड़ती नहीं है, तो मेरे साथ चले गई वो। और जाने के बाद जैसे पेपर दे के आई बेटी, मैंने पूछा बेटे पेपर कैसा हो गया? पेपर में बेटी ने कहा कि पेपर अच्छा हो गया पापा जी। फिर उसने आगे किया, आने के बाद पेपर को मिलाए, नंबर मिलाए, तो कहा पापा मेरा पेपर पास हो भी सकता है, नहीं भी। तो मैंने बेटी को कहा कि बेटे तेरा 101% पेपर जो गेट का पास हो जाएगा। और कल बेटी ने मेरे को सूचना दी जब मैं मार्केट में था कि पापा जी मेरा गेट का रिजल्ट आया है और पेपर पास हो गया। तो मेरा एक ही जवाब था। क्या जवाब था बेटे? तब तक कहीं नहीं थी, हो जाएगा। वो पेपर तो बेटे हो ही जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरी बेटी ये खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू। भाई आप कॉन्फिडेंस पे थे, उसी को हम क्लिक करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरे को हमेशा रहता है पेपर से पहले, कि मैंने रिवाइज नहीं किया, मैंने सारा नहीं किया, मुझे आता नहीं है। 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, उस पे फोकस चला जाता है। ये नहीं हुआ, ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे घर में बहुत इरिटेशन हो जाती है मुझे एक दिन पहले कि मेरा नहीं होगा यार, मुझे टोको मत कोई भी, मुझे पढ़ने दो ढंग से। बहुत इरिटेशन ऐसे ही मेरे साथ नेट के पेपर में हुआ, ऐसे ही गेट के पेपर में। तो आई थिंक लैक तो हम करते ही हैं कि कहीं परफेक्शन में कहीं ना कहीं तो रहेंगे ही, देखो। तो लेकिन खुद पे बिलीव रखो, अगर मेहनत की है ना तो रिजल्ट बेहतर मिलेंगे।
हरियाणा के एजुकेशन सिस्टम में क्या कुछ बदलाव की ज़रूरत है, मतलब क्या कुछ लगता है, आप बता सकते हैं आप भी। एजुकेशन सिस्टम में देखो एनसीईआरटी इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है। एनसीईआरटी को अगर हम डिटेल से पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छी अप्रोच है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी चीज़ है, बट उसको पढ़ाने का तरीका और उसको अप्लाई करना वो हमारे हाथ में ही है। हम खुद देखो स्कूल ओनर हैं, और अगर हम आगे और गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में देखते हैं तो वो है थोड़ा सा है कि उसको हम अप्लाई अच्छे से नहीं कर रहे। अगर हम एनसीईआरटी को ही प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे देखें और उसी को थ्योरेटिकली बहुत अच्छे से पढ़ा दें तो वही हमारी लाइफ स्किल भी डेवलप करा देगी, पर्सनैलिटी भी डेवलप करा देगी, नॉलेज भी दे देगी। क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम भी एनसीईआरटीज़ पे ही बेस्ड होते हैं। एनसीईआरटी पे ही होते हैं। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक्स है, बट प्रॉब्लम ये है कि उसको अप्लाई नहीं कर रहे। हम ब्लेम कर देते हैं सिस्टम को, सिस्टम की गलती नहीं है, हम खुद अप्लाई करने वाले जो टीचर्स हैं वही अच्छे से नहीं कर पाते। तो अगर अपने प्रोफेशन को लेके कोई भी टीचर है, चाहे अगर उसके अंदर लॉयल्टी है, ईमानदारी है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं बच्चे अगर टीचर पेन ले तो। और पेरेंट्स भी सपोर्ट करें कि नहीं, हमें जो टीचर कर रहा है बच्चे के अच्छे के लिए कर रहा है। अगर वो उसको 1-2 थप्पड़ लगा भी रहा है तो अच्छे के लिए लगा रहा है ना। अभी रोज़ डेली न्यूज़ आती है कि टीचर ने, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा होता है कि टीचर ने एक बच्चे को मार दिया, उसके पेरेंट्स ने आके टीचर को ही पीट दिया जी। बहुत ज़्यादा आती हैं ये न्यूज़। अब तो बच्चे भी वापस हमला करने लग गए। हाँ, वो रीज़न क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स की सपोर्ट है। अगर उसको ये पता हो कि मैं टीचर से बदतमीजी करूँगा, मुझे घर जाके अपने पेरेंट्स से 2 थप्पड़ लगेंगे, क्या वो दोबारा करेगा? नहीं करेगा। बट वही पेरेंट्स क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था कि बच्चा काम नहीं करता था, हम नहीं पढ़ते थे, हमसे पूछा जाता था कि तुम क्यों नहीं पढ़ते। अब क्या होता है, बच्चा नहीं पढ़ता ना, टीचर को जवाब देना पड़ता है कि क्यों नहीं पढ़ता, है ना। तो ये चीज़ है। ये और चीज़ है। हाँ, इसीलिए ये रीज़न है कि लोग इसको अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे, वरना सिस्टम में कोई कमी। मतलब जो डंडा सिस्टम है जिसको बंद किया गया, हाँ, ये कहीं ना कहीं एकदम से नहीं बंद करना चाहिए था, थोड़ा बहुत, क्योंकि डर होना बहुत ज़रूरी है। मनदीप जी, इसके बारे में कहना चाहूँगा, कोई भी टीचर के पास यदि बच्चा आ जाता है वो उसका अपना बच्चा होता है। कभी भी टीचर के मन में ये नहीं आता है कि मैं किसी दूसरे बच्चे की पिटाई कर रहा हूँ या धमका रहा हूँ। उसको केवल एक चीज़ दिखाई देती है कि बच्चे का कैरियर कैसे बनेगा। मैं तो स्पेशल अपने लिए बोलता हूँ। उसके लिए टीचर जो है ना, हर तरह की कोशिश करता है, समझाता है, धमकाता है। कई बार क्या होता है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चे इधर उधर देखते हैं, मैं धमकाता हूँ फिर भी देखते हैं। टीचर के पास क्या अल्टरनेट है, कौन सा अल्टरनेट है कि उसकी गर्दन पकड़ के बोर्ड की तरफ करें। तो कई बार हल्की फुल्की पनिशमेंट देनी पड़ती है जो कि बच्चों को मतलब अच्छी नहीं आती। जब बेटी ये पढ़ती थी और इसकी मैडम इसको धमकाती थी, एक बढ़िया मैडम थी इसकी, अनीता, वो क्या कहती थी कि तूने घर जाके यदि मम्मी पापा को बताया तो कल तेरी और पिटाई करूँगी जी। ये उस डर के मारे बताती भी नहीं थी। पर जब मैं राउंड पे जाता था और मेरे को लगता था कि बेटी ने आज काम नहीं किया या कोई गलती है, मैडम धमका रही है, तो मैं उस क्लास में जाता ही नहीं था, बाहर से ही आ जाता था कि बेटी को मेरी शक्ल दिखनी नहीं चाहिए। और उसका रिजल्ट आपके सामने है। मतलब ये नहीं रहा कि पापा तो भाई खुद का ही स्कूल आए, चीज़ें भी ना ये कर पढ़े ना पढ़े। एक बार क्या हुआ कि मैं जब पढ़ती थी, मेरे पापा ही प्रिंसिपल थे, तो मेरे को 1/2 में 2/3 जोड़ना नहीं आया। वो एलसीएम लेके जोड़ते हैं, मैंने उनको सीधा जोड़ दिया। प्रेयर में करवा रहे थे क्वेश्चन, कई बच्चों से कराया था, कईयों ने कर दिया, कई मेरे जैसे फंस गए। हाँ। तो मेरे को प्रेयर में डंडे लगे थे और वो मेरे को आज तक ध्यान है। मैं ऐसे ऐसे डर डर के हाथ पीछे कर रही थी और मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से डंडे लगे थे कि क्यों नहीं आया। और आई थिंक जो टीचर अगर कुछ थोड़ा बहुत मारता भी है, पहली बात तो दिखता सबको है कि इतना मारा जाए लिमिट में कि बच्चे को जस्ट फील हो जाए कि हाँ मुझे पढ़ना है, दुश्मनी कोई नहीं निकालता। और टीचर शायद अपना समझ के ही, अगर हम किसी को एक डांटते बलदेव हैं जी, या बच्चे की बोलते हैं। फिजिकल हेल्थ के मुताबिक बच्चे को ने पिटाई की जावे, जी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल नाजुक होते हैं, तो टीचर को पता है कि बच्चा नाजुक है, वो डांट इसको से भी डांट से मान काम जाए। चल जाएगा तो वो डांट से काम चला जाता है। मतलब और टीचर कई बच्चे ढीठ होते माँ बाप की तरह ही हैं। प्यार हाँ करते बिल्कुल, हैं। माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। माँ बाप तो केवल जन्म देते हैं, तो असली जो है इंसान तो केवल टीचर बनाता है। मेरी सोच तो यही है। मेरे को थोड़ा सख्त रूप में देखा जाता है स्कूल के अंदर, और मेरा रिजल्ट बहुत सुंदर है। जैसे मैंने बताया कि जो बच्चा लगातार 5 साल मेरे पास स्कूल में रहा है, मैं उम्मीद करूँगा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो गवर्नमेंट जॉब में ना हो। समाज में बेटियों की अगर बात करें तो क्या कुछ गलत फहमियाँ हैं आज भी, अगर बात करें? ना, मैं आज नहीं मानता कि गलतफहमी है, क्योंकि मैं जो है आज मैं अपनी बेटियों के बारे में जानता हूँ। मेरे पास बेटी अकेली रही। मेरी शादी के 5 साल के बाद भगवान ने मेरे को बेटी को जन्म दिया, बेटी मिली।
मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बेटी रखूँगा। जब बेटी लगभग 10 साल की थी तो इसको एक भाई बहन चाहिए था जो इसके साथ खेले। तो ये 12 बजे भी रात को बैठ जाती थी, आपा को देती थी कि मुझे एक बहन भाई चाहिए। तो भगवान की दया से हमने कोशिश की तो हमारे को एक बेटी और मिली। हम उससे भी खुश थे कि 2 बेटियां मेरे पास हो गई और दोनों बेटियां हमारे जाने के बाद मिलजुल कर अपने सुख दुख को बांट लेंगी। तो भगवान ने कितना बढ़िया कर दिया, एक की बजाय 2 होगी हमारे पास। हमें कभी बेटे की ना कभी महसूस ही नहीं हुई। और 20 साल के बाद भगवान ने मेरे को बेटा भी दे दिया आफ्टर मैरिज। और इसे तो खुशी मैं कहूँगा कि और ज़्यादा बढ़ गई मेरे लिए ही नहीं, केवल क्योंकि 2 बहनों को एक भाई मिल गया, ताकि जो घर है उनका खुला मिलेगा उनको 24 घंटे। वो किसी भी टाइम आए, किसी टाइम आए, तीज त्योहार बढ़िया मनाए जाएंगे तो हमें और अच्छा हो गया। तो ये ऊपर वाला सब कुछ देता है, जो देता है वो सही देता है और सब सोच समझ के देता है कि किस समय मुझे क्या देना है। आप शहर में रहते हैं और स्कूल भी शहर में, कैथल शहर में है। गांव के बच्चे भी आते हैं? गाँव के भी आते हैं। तो फिर हरियाणा की अगर बात करें तो गांव में क्या कुछ सोच रखते हैं बेटियों को लेकर? जैसे आप पेरेंट्स से बात करते होंगे, क्या कुछ है समाज में जैसे? अब वो बात नहीं थी पहले वाली सर एक मेरा पॉइंट है इसमें। एक चीज़ है सर कि बेटियों की थोड़ी प्रोटेक्शन ज़्यादा होती है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है बेटियों का। तो ये चीज़ है, लोग इसलिए नहीं डरते कि शादी करनी पड़ेगी या दहेज देना पड़ेगा या खर्चा कराएगी अगले घर जाएगी। मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स के अंदर है चीज़, हमारे पास भी एडमिशन के लिए आते हैं, वो ये नहीं पूछते कि पढ़ाई कैसी है क्या कुछ नहीं, वो जस्ट पूछते हैं मैम माहौल कैसा है पढ़ाई का माहौल कैसा है? हाँ, अभी जैसे आज भी मैंने 4 एडमिशन किए, चारों लड़कियों के हुए हैं और सबके पेरेंट्स के यही सवाल थे कि मैम माहौल कैसा है। तो क्योंकि मेरे ख्याल से सेफ्टी से डरते हैं लोग कि बेटी को संभाल के रखना पड़ता है ज़्यादा कंपेयर देन बॉयज़। हालांकि लड़कों का भी ध्यान रखना पड़ता है बट बेटियों का ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये चीज़ है थोड़ा कि बेटियों के लिए थोड़ा सा पेरेंट्स इस चीज़ को अवॉइड करते हैं कि बेटी ना हो, क्योंकि उनका ध्यान रखना पड़ता है। और मनदीप जी, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ या स्कूल में, मुझे लगता ही नहीं कि बेटा है बेटी है, मैं सबको बेटा बोलता हूँ। वाली बेटी है, बेटी को भी मैं बेटा बोलता हूँ। कोई भी बेटी है, मैं अपने के लिए बात नहीं कर रहा। सपोज किसी बेटी का नाम सुमन है, मैं कहता हूँ बेटा सुमन। तो मेरे मुँह से कोई ऐसा वर्ड आता नहीं, बेटी तो आता ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आता। और ऑल आर इक्वल्स। और मेरे स्कूल का माहौल इतना शांति प्रिय है, कोई लड़का लड़की का है ही नहीं, कोई मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है कि कोई लड़का है कोई लड़की है, ऑल आर इक्वल्स। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि कोई भेद है लड़के लड़के के अंदर। कुछ सवाल हैं, आपको थोड़ा जल्दी में जवाब देने होंगे उनके। सबसे फेवरेट किताब आपकी कौन सी है? रूम बाय एमा डोनो। सबसे इंस्पायरिंग पर्सन कौन है? पापा। पढ़ाई छोड़कर सबसे ज़्यादा क्या करना पसंद है? खेलना, तंग करना बहन को। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा बोरिंग लगा? बोरिंग नहीं लगा, कोई भी नहीं लगा। पढ़ाई के दौरान कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा मिस की है? कुछ भी नहीं मिस किया मैंने हर चीज़ एंजॉय करी है। मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि ये चीज़ मैंने छोड़ दी पढ़ाई के चक्कर में। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने लाइफ में जो चाहा है वो किया है। मेरे को हमेशा फुल सपोर्ट मिला है फैमिली की तरफ से, अच्छी चीज़ों में तो ऑब्वियसली मिला है। तो वैसे मुझे सपोर्ट मिला है, अगर मैं हाँ मानते हैं मेरे घर पे मेरी कि अगर मैं जिद लगा लूँ ना ये चीज़ करनी है तो कहते हैं कर तू कर ले, खुश रह। क्या बात है, बढ़िया। अगर आपको 10 लाख बच्चों के सामने स्पीच देनी है, उनको मोटिवेशन करना है, तो फिर कैसे करोगे? क्या एक लाइन में आप क्या बोलोगे उनको? पढ़ना तो पड़ेगा, हंस के रोके कैसे मर्जी, पढ़ाई है सब कुछ, पढ़ना तो पड़ेगा। कब लगा आपको कि बच्ची मतलब ज़्यादा होशियार है या फिर ज़्यादा? ये बेटी ना 10वीं क्लास में जब स्कूल में थी और जल्दी उसने 1-2 महीने के अंदर ही सारा कुछ सीख लिया था। नर्सरी का जो पूरी साल का सिलेबस है उसने लगभग 1 या 1.5 महीने में सीख लिया था। उसके बाद जैसे उसको केजी का सिलेबस करवाया गया, वो भी बेटी ने लगभग 2-3 महीने के अंदर कवर कर लिया था। और 3 साल के अंदर बेटी ने पहली क्लास का, फर्स्ट क्लास का सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो मुझे लगा कि बेटी टैलेंटेड है। इतनी ज़्यादा तेज़ पढ़ाई कर रही है तो कहीं ना कहीं सोशल डेवलपमेंट पे असर या फिर मेंटल उस पर कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे, क्योंकि मैंने बार बार बेटी की तरफ देखा है। जब बेटी मेरी बड़ी हो रही थी, बेड के ऊपर सोती थी, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मेरी बेटी इतनी लंबी हो गई। एकदम बेटी ने इतनी हाइट निकाली थी, मुझे लग रहा था कि मेरी बेटी की हाइट 6 फुट हो जाएगी। मुझे इतना बढ़िया लगा था, पर एक्चुअल में वो सुबह नहीं हो पाया।
क्योंकि बेटी की हाइट है ओनली 5.5 है, 5.3 है, अभी 5.5 है। आगे पता नहीं भगवान इनको क्या करेगा, 6 की बनाएगा, 5.5 रखेगा, क्या करेगा। तो मैं बार बार चेक करता था, अपने अंदर से ही चेकिंग किया मैंने कि बेटी के ऊपर कोई दिमागी, कोई फिजिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, और मैं जजमेंट के मुताबिक मुझे ठीक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई ऐसी। जी, दूसरे पेरेंट्स को आप क्या कुछ सलाह देना चाहोगे? बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बच्चे अनुशासन में रहें, थोड़ा सा पहली बात। स्ट्रिक्ट होना। यस, स्ट्रिक्ट रहे माँ बाप। यदि पिताजी जितने स्ट्रिक्ट होंगे, बच्चा उतनी तरक्की करेगा। माँ का प्यार चल जाता है, पिता का आसक्त होना बहुत ज़रूरी है। हम 7 ब्रदर हैं, और भी मेरे भतीजे भतीजी हैं बहुत, वो भी मेरे पास पढ़ते थे। मैं उनके पास प्रति टाइट था, तो मेरी टाइटनेस उनको पसंद नहीं आई। उन्होंने मेरे स्कूल को छोड़ दिया, डीएवी और आरकेएसडी को चुना। वो इतना कामयाब नहीं हो पाए जितना कि आज मेरी बेटी कामयाब है। आज ही मेरे ब्रदर से बात हुई थी, उसने भाई ने मेरे को बताया, वो हुड्डा में रहते हैं। कहता है भाई कंग्रेचुलेसन्स। मैंने कहा आप मेरे से बड़े हैं तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूं। उन्होंने, मेरे भाई ने एक ही वर्डिंग कही, कहता ये तेरे भतीजा भतीजी भी तेरे पास होते हैं तो उनकी बहन से बड़े अधिकारी होते हैं, क्योंकि वो बड़े हैं। जी, कहता हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये महसूस करके गलती की कि आप सख्त हो, कि बच्चों को थोड़ा सा लूजनेस दे देनी चाहिए, और वो लूजनेस इनको तंग कर गई और ये बिजनेस में चले गए, अधिकारी ना बने। क्या कुछ अब भविष्य में सोचा है कि बच्ची क्या मतलब क्या बनना? बस टारगेट तो यही है कि देश सेवा करे, किसी भी फील्ड में जाए देश की सेवा करे, क्योंकि मेरा ये मानना है चमड़ी भी अपनी नहीं है। हम लोग ना, हर इंसान पैसे के पीछे पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ ये पैसा नहीं, चमड़ी भी अपनी नहीं है, इसलिए हैं तो आप भी मेरे हैं। यदि हम सोचें क्या हमारा नहीं है, जब हम देश को अपना कह सकते हैं कि मेरा देश है, तो आप भी तो हमारे हो, सारे देश के, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सारे हमारे हैं। हमें अच्छा ही करना चाहिए। मैंने बेटी को सिर्फ एक ही कहा, बेटा बड़े अधिकारी बनिए, और ज़्यादा नहीं तो पूरे कैथल की सेवा कीजिए, क्योंकि कैथल में आपका जन्म हुआ है, जन्मस्थली की सेवा करना आपका फ़र्ज बनता है। तो सृष्टि का गेट की जो तैयारी की उसका शेड्यूल क्या कुछ रहा, ताकि और लोग भी देखें इस? गेट का है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, और ये इंजीनियरिंग ब्रांच में होता था पहले, लाइक सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में। तो अब 2021 से IITs ने किया कि हम इसको ह्यूमैनिटीज़ ब्रांच में भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने इसको आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी कर दिया। तो 2021 में पहली बार ये एग्ज़ाम हुआ था। 2021, 22, 23, 24 4 साल के मेरे पास पेपर थे। हर बार अलग अलग IIT कराती है, इस बार IIT रुड़की ने कराया था। ओके, ठीक है, तो मैंने 4 साल के पेपर उठाए, सिलेबस देखा, सिलेबस में लिखा था ड्रामा, पोइट्री। अब पोइट्री कितनी सारी है पोइट्री, वो उन्होंने ऐसे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। मैंने क्या किया, तो 2021 वाला पेपर उठाया, पहले तो देखा कि क्या चीज़ है जो अपनी औकात में है। मैथ्स है, हो जाएगा। मैथ्स के जितने प्रीवियस ईयर थे सब कर लिए, यूट्यूब पे देखा कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे है, हो जाएगा। 15 नंबर हो गए। अब आते हैं अपने सब्जेक्ट पे, 85 मार्क्स का। इसमें क्या करना है कि जो क्वेश्चन है वो जितने जिस टॉपिक पे क्वेश्चन है उसको गूगल से थॉरोली पढ़ लिया, यूट्यूब पे वीडियो देख ली 3-4, ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, 1 सही है 3 गलत, 4 ऑप्शंस कर लिए डिटेल में। जैसे 4 ऑप्शंस हैं अलग अलग ऑथर्स के, एक में जेन ऑस्टन दे दिया, एक में थॉमस हार्डी दे दिया, ठीक है, एक में चार्ल्स डिकन्स दे दिया, और एक में रॉबर्ट ब्राउनिंग दे दिया। चारों को पढ़ लो, ऑप्शंस को, उनके आगे जितने वर्क्स है उसको डिटेल में पढ़ लो। एक दिन में मेरे मैक्सिमम 10 क्वेश्चन हो पाते थे, डिटेल में पढ़ते थे तो, क्योंकि 4 ऑप्शन भी थे आगे उनके। तो कोई नहीं, टाइम लगा मुझे, बट मैंने एक बार उसको सारे को कर लिया। अब एग्ज़ाम से पहले फिर से वही पैनिक हो जाती थी कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, रिवाइज़ नहीं कर रखा है, ऐसे नहीं वैसे नहीं है, मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो, ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे बहाने ले लेके लड़ने लग जाती हूँ मैं घर पे। फिर जब मुझे दिखता है पेपर आ गया तो फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम दिया तो क्या होता है कि वो क्वेश्चन का बस अप्रोच बदल देते हैं। वो जो 4 ऑप्शंस आए अगली बार उससे क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऑप्शंस को कर लो प्रीवियस ईयर में और क्वेश्चंस को कर लो, और सिलेबस को एक बार देख लो कि क्या है डिमांड, उससे हो जाता है। तो इसमें कठिन कुछ नहीं रहा मतलब? नहीं। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए कोई टॉप के 3 टिप्स आप क्या देना चाहोगे? गेट के बारे में, नंबर 1 सिलेबस, नंबर 2 प्रीवियस ईयर, नंबर 3 सच्ची नीयत।
सच्ची घर नहीं पे है। ये ना हो कि बच्चा पढ़ता तो बहुत है, पढ़ता तो सच में पढ़ना भी है। क्या जो बोर्ड के एग्ज़ाम है और जो गेट का एग्ज़ाम है ये अलग अलग होते हैं, मतलब तैयारियां की अगर बात करें किस प्रकार की तैयारियां होती हैं? जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम तो हमारा प्रॉपर मेंशन होता है कि हमें गाइड से पढ़ना है, उस गाइड से क्वेश्चन आएगा। उनमें मार्किंग भी थोड़ा लूज़ होती है और हमें पता होता है कि ये पढ़ना है। हाँ। बट गेट में क्या है कि वो बहुत वास्ट है। पूरे वर्ल्ड में कितने ऑथर्स आए, मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ तो कितने राइटर्स आए, उन्होंने कितनी किताबें लिखी और उस किताब में क्या स्टोरी थी, क्या नोवेल था, क्या करेक्टर था, उसमें से कोई एक करेक्टर उठा के पूछ लेंगे कि ये किस बुक से है और किस ऑथर ने लिखा है। तो ऐसे बहुत वास्ट सिलेबस है, कवर करते करते ही बहुत ऐसे मतलब कितना कुछ पढ़ लो फिर भी ये लगता है कि कुछ तो रह गया। तो काफ़ी वास्ट है सिलेबस। बोर्ड में हमारे पास लिमिटेड होता है, तो जी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। डिफरेंस। प्रेशर कभी लगा कि बेटी पे ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर है? ना, मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमारा पूरा सपोर्ट रहा है। मैं एक टीचर हूँ, जहाँ भी मुझे लगा कि बेटी के ऊपर प्रेशर है या जो भी प्रॉब्लम आई वो हमने सॉर्ट आउट कर दी। तो इसलिए मुझे नहीं लगा कभी भी कि बेटी को कोई दिक्कत आ रही है। सेकंड क्या है कि बच्ची को मैं स्टार्टिंग से ही हर फील्ड में मैं अपने पास रखता हूँ, चाहे बैंकिंग का काम है, चाहे अनदर्स काम है, तो सारे कामों में बेटी निपुण है। जी। जैसे अभी एज 19 है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैच्योरिटी जो है उसके अंदर 49 की है। तो क्या सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं जो सृष्टि का ने किया है? वो डिपेंड करता है, एक तो टीचर, स्ट्रिक्ट फादर, और बच्चे की लगन। बच्चों की मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन बनाए रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि यदि बच्चे की स्टार्टिंग से एक बार सिलेबस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर पकड़ हो जाए तो बच्चे के ऊपर मेंटल स्ट्रेस आता ही नहीं। स्ट्रेस कब आता है? जब हम कोई काम को करना तो चाहते हैं, उसकी नॉलेज नहीं होती, तब स्ट्रेस आता है। जब बच्चा स्टार्टिंग से ही किसी काम को कैचअप कर पा रहा है, कोई भी काम हो, तो स्ट्रेस खाने का मतलब ही नहीं बैठा। क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि हर माँ बाप मेरे जैसा हो, स्ट्रिक्ट हो, ऊपर से स्ट्रिक्ट हो, अंदर से प्यार करें। सृष्टि का आप क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे मैसेज के माध्यम से बच्चों को, और क्या कुछ? जी, एक बार अपनी फैमिली को ज़रूर देख लो। जो हम करते हैं ना, टाइम ख़राब नहीं पता लगता सर, चलते चलते कब रील्स देखते देखते 1 घंटा हो जाता है, 1.5, मैं मानती हूँ। और पढ़ना तो मैं वही रिपीट करूँगी, पढ़ना तो पड़ेगा। किसी का मन नहीं लगता पढ़ाई में, एक बार तो फोर्स करना पड़ता है खुद को, हंस के रोके कैसे भी। अभी कर लो, 2-3 साल की बात है, अभी हो गया, फिर पूरी लाइफ रील्स ही देखनी है, एंजॉय ही करना है। जी। एक बार अभी मेहनत कर लेना इंसान, तो हालांकि उसको आदत भी पड़ जाएगी, फिर वो रील्स तब भी नहीं देखेगा आफ्टर सक्सेस भी। अच्छा, एक सवाल और रह गया। जब आप 9 साल के थे, 10वीं की, तो बच्चों का जो डिफरेंस है ना, आप छोटे होते होगे उनसे, तो फिर तो फिर क्या कुछ कैसा फील होता था, क्या कहते थे वो? मेरे को नहीं थी उस टाइम पे, देखो मैच्योरिटी नहीं थी। अभी भी मैं तो नहीं मानती कि है, तो बहुत सिली क्वेश्चंस कर देती थी मैं क्लास में, जो शायद मुझे नहीं पूछने चाहिए थे। तो बहुत देखो, जब हम 10th में आते हैं, हमारे पास साइंस भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, एसएसटी में भी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती थी कि मैं डायरेक्ट पूछ लेती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता थी, और पूरी क्लास हंस रही होती थी, और टीचर भी हंस के ऐसे टाल देते थे कि बाद में बताएंगे। कभी बता भी देते थे, कभी वो टाल देते थे कि ये बिल्कुल ही नॉनसेंस सा क्वेश्चन है। मैंने बहुत स्टुपिडिटी करी है, बहुत ऐसे, मुझे बहुत सारी चीज़ें याद है, अब शर्म आती है कि क्यों ही पूछा था उस टाइम पे। और उसके बाद से फिर जब मैंने डीएलएड किया था, तो मुझे एक नेम मिला हुआ था गुड़िया रानी, तो सभी बच्चे मुझे गुड़िया रानी बोलते थे। और एक बार मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको फ़नी। जब मैं 12th क्लास में थी, एग्ज़ाम देने गई, ओके। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैं बैठी हुई थी एग्ज़ाम सीट पे, एग्ज़ाम से 15-20 मिनट पहले की बात है। एक लड़की मेरे पास आई, ओए तू यहाँ क्या कर रही है, छोटे बच्चे अलाउड नहीं होते। किसके साथ आई है? अपने भैया दीदी के साथ आई है, उनको बोल यहाँ बैठेंगे, तू जा यहाँ से, अलाउड नहीं होते, डांट पड़ेगी। मैंने कहा मैं ही पेपर देने आई हूँ। कहती हाँ पागल हूँ ना मैं, मुझे पागल बना दे तू। मैंने कहा नहीं, मैं ही पेपर देने आई हूँ। तो उसने विश्वास नहीं किया। फिर जब मैंने एग्ज़ाम लिखा ना, फिर मेरे से पूछ रही, कहती तेरी हाइट छोटी है क्या? मैंने कहा नहीं, हाइट छोटी नहीं है, मैं हूँ ही छोटी। तो शी सेड कि अच्छा ठीक है, ओके। तो वो ऐसे, ये मेरे को याद रहता है कि वो ऐसे। गेट में भी ऐसा हुआ होगा? नहीं, अब तो ठीक ही लगता है, फिजिक कर लेते हैं, मान लेते हैं। कॉलेज में दिक्कत आई थोड़ी सी, जी। जब कॉलेज की लड़कियां इसके साथ थी ना, उस टाइम में काफ़ी डिफरेंस था इसका। तो वहाँ पे थोड़ी सी समस्या थी। ये भी रहता होगा कि घर का स्कूल है इसलिए हो गया होगा?
तो ठीक है सर, स्कूल घर का था, आगे बोर्ड यूनिवर्सिटी तो घर की नहीं थी ना, कॉलेज लेवल पे तो घर का नहीं था, और आगे जो अब गेट एग्ज़ाम दिया IIT रुड़की तो घर की नहीं है, UGC नेट किया UGC तो घर की नहीं है, तो उन लोगों को ये भी देखना चाहिए ना कि घर का स्कूल है तो स्कूल लेवल तक होगा ना, हाँ। आगे कॉलेज लेवल पे थोड़ी होगा। एक बहुत बड़ी बात है। चलो, अगर जो बोलते थे तो उनका बोलना भी आपने बंद कर दिया है। मनदीप जी बोर्ड की पिक्चर बोर्ड लेता है, बोर्ड ही चेक करता है, जी। उसमें स्कूल का कोई रोल नहीं होता है। स्कूल का रोल तो लेकिन सिर्फ फिर भी इतना बेटी होता ने है। सबके बोलती बंद कर या दी। स्कूल का रोल तो सिर्फ इतना है कि टीचर अच्छा पढ़ाए और बेटी अच्छा पढ़े, जी, सबसे बेस्ट ये है। सबसे बेस्ट है। मेरा एक बच्चा था, प्लेदार का बच्चा टॉप 10 में आया था। हाँ, हाँ। मेरे मम्मी पापा अनपढ़ थे, प्लेदार का बच्चा जो टॉप 10 में आया था, अभी वो UPSC की तैयारी कर रहा है और एज उसकी 20 है। मैं उम्मीद करूँगा कि आफ्टर 21 101% बेटा UPSC क्लियर करेगा। तो फिर सम्मानित की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ आप सम्मानित हो चुके हैं सरकार की तरफ से? मेरे को राष्ट्रपति की तरफ से बधाई संदेश मिला था, लेटर है मेरे पास उनका, और मेरे को MHRD और एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिसेस स्मृति ईरानी ने सम्मानित किया था बुला के दिल्ली में, और अपने जो CM रहे थे मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, वो कई बार सम्मानित कर चुके हैं, 3-4 बार आराम से। मैं और जो अपने स्टेट मिनिस्टर्स हैं जैसे कि अनिल विज जी हो गए, कृष्ण बेदी जी, कमलेश ढांडा जी, ये कई बार सम्मानित कर चुके हैं, बहुत बार। बाकी केवल सम्मानित किया है, बेटी को प्रोत्साहन के रूप में कुछ नहीं दिया। ये भी एक बड़ी बात ये है। भी एक बड़ी बात है। उन सरकारों को सोचना उन चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए था ताकि और बच्ची भी जो है, और लड़कियां भी और लड़के भी और ज़्यादा मेहनत करें, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता यदि सरकार ऐसा कुछ करती। लेकिन अब सरकार जरूर सोचेगी। मैं उम्मीद करता हूँ, अभी जब इतने साल हो गए नहीं सोच पाई, 9 में 10वीं करना, 11 में 12वीं करना, 17 की उम्र में डबल MA, तीनों सीट, दोनों मतलब CTET, तीनों STET, सब कुछ उपलब्धियाँ कर चुकी है बेटी, उसके बाद भी आज तक नहीं सोचा। तो मैं नहीं उम्मीद कर रहा कि उम्मीद करते हैं कि ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे और ज़रूर सोचेंगे इससे, और भविष्य की हम कामना भी करते हैं कि आप एक अच्छे ऑफिसर बने। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो आज मेरे साथ सृष्टिका थी, और सृष्टिका उर्फ गुड़िया रानी तो बहुत सारी बातें की हैं, और एक गर्व महसूस होता है जब कैथल की बेटी, हरियाणा की बेटी और अपने देश की बेटी इतना बड़ा काम करती है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर भी करें। धन्यवाद।